यदि प्राइस एक ऐसे लेवल से ऊपर जाती है जिसमें कोई पुलबैक नहीं होता है और फिर ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस जैसे किसी एरिया या प्राइस लेवल को तोड़कर ऊपर जाता है, तो मेरा सजेशन इस प्रकार के ब्रेकआउट्स का पीछा नहीं करना है, क्योंकि अक्सर मार्केट इन सिचुएशंस के तहत रिवर्स हो जाएगा। मुझे इतना यकीन क्यों है? मैं आपको एक सरल एक्सप्लेनेशन देता हूं कि ऐसा आमतौर पर क्यों होता है। जब आप एक ऐसे बाजार का पीछा करते हैं जहां यह एक स्ट्रॉन्ग प्राइस मूव या पावर मूव बना रहा है, तो इन हायर प्राइसेस को सस्टेन करने के लिए कोई फ्लो या सपोर्ट नहीं है। यदि आप चार्ट्स का एनालिसिस करते हैं तो मेजॉरिटी टाइम कीमतों में इस स्पेसिफिक टाइप की प्राइस एक्शन एग्जिबिट होती है, जो ऊपर जाती है और फिर रिट्रेस होती है या पुल बैक करती है। इस प्रकार की प्राइस एक्शन में इन हायर प्राइसेस का सपोर्ट करने के लिए स्विंग लोज जैसे लेवल्स होते हैं। इसका क्या मतलब होता है? उदाहरण के लिए एक रेजिस्टेंस का मामला लें। यदि बाजार रेजिस्टेंस से रिवर्स हो जाता है तो उसे एक फ्लो या सपोर्ट मिल जाएगा जहां पोटेंशियल बाइंग प्रेशर प्राइसेस को अधिक बढ़ा सकता है। इस प्रकार की प्राइस मूव्स अधिक रिलायबल हैं क्योंकि वे इन राइजिंग प्राइसेस का सपोर्ट करने के लिए हायर स्विंग लेवल्स की एक श्रृंखला है। अब क्या होता है जब बाजार ने एक लेवल में एक पावर मूव दी है? इस मामले में भी एक रेजिस्टेंस लेवल पर विचार करें। इसका मतलब है कि इन हायर प्राइसेस का सपोर्ट करने के लिए कोई इंटरमीडिएट स्विंग लेवल्स नहीं है, या रेजिस्टेंस पर बेचने पर सेलर्स का ऑपोजिशन करने के लिए बायर्स के लिए कोई ऑब्वियस प्राइस लेवल नहीं है। बाइंग के लिए एकमात्र पोटेंशियल एरिया पिछला सपोर्ट लेवल है। तो ऐसे बहुत सारे सेलर्स होंगे जो बेचने के लिए रेजिस्टेंस पर वेट कर रहे होंगे, और ऐसे बायर्स भी होंगे जो ब्रेकआउट खरीदना चाहते हैं, जो अपने स्टॉप लॉस को रेजिस्टेंस लेवल से नीचे रखेंगे। अब रेजिस्टेंस लेवल के नीचे सेल ऑर्डर्स का एक क्लस्टर होंगे जो बायर्स और सेलर्स दोनों द्वारा रखा गया है। यदि प्राइस रेजिस्टेंस से लोअर रिवर्स होने में सफल हो जाती है तो ये सभी सेल ऑर्डर्स ट्रिगर हो जाएंगे, जो सेलिंग प्रेशर को और बढ़ाएंगे और बाजार और भी नीचे गिर जाएगा। और इस बात की अच्छी संभावना है कि यदि रिवर्सल आता है तो ये बहुत तेजी से प्राइसेस को नीचे की ओर नियरेस्ट सपोर्ट लेवल या फ्लो एरिया तक ले जा सकता है, जहां बायर्स संभावित रूप से आ सकते हैं। लेकिन ये एक बड़ी दूरी होगी और कोई भी बायर जो एक स्टॉप लॉस नहीं रखा है उसके अकाउंट में से खून बह जाएगा। इसलिए ये बेहतर है कि यदि आप एक ब्रेकआउट ट्रेडर हैं तो आप दूर रहें या ऐसी कंडीशंस में साइडलाइंस पर रहें जहां एरियर ऑफ वैल्यू में एक पावर मूव आता है। अब हम कुछ प्राइस एक्शन टिप्स देखेंगे जिन्हें आप आसानी से फेक आउट से सावधान रहने के लिए बाजार में अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि समस्या ये है कि आप कैंडल्स के कंप्लीशन होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया। मिस आउट होने का एक कारण हो सकता है। तो यह एक ट्रेडर के रूप में आपके डिसीजन मेकिंग पर निर्भर करता है जब रियल मार्केट कंडीशंस में इसका उपयोग किया जाता है। कैंडलस्टिक्स और वॉल्यूम डेटा में क्लूज हैं जो इस बारे में जानकारी देते हैं कि यह रियल ब्रेकआउट है या नहीं। ये सभी कंसिडर करने योग्य हैं और इंडिकेटर्स जैसे अन्य टूल्स के साथ संयोजन में उपयोग किए जा सकते हैं। एक ब्रेकआउट होता है क्योंकि प्राइस कुछ समय के लिए रेजिस्टेंस लेवल से नीचे या सपोर्ट लेवल से ऊपर होता है। रेजिस्टेंस या सपोर्ट ऐसा लेवल्स बन जाता है जिसका उपयोग कई ट्रेडर्स एंट्री पॉइंट्स या स्टॉप लॉस लेवल्स सेट करने के लिए करते हैं। जब प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स के माध्यम से टूटता है तो ब्रेकआउट की प्रतीक्षा कर रहे ट्रेडर्स इसमें कूद पड़ेंगे, और जो लोग प्राइस को ब्रेकआउट नहीं करना चाहते थे वे बड़े नुकसान से बचने के लिए अपनी पोजीशन से बाहर निकल जाएंगे। इस हड़बड़ाहट से अक्सर वॉल्यूम्स में इंक्रीज होगी, जिससे पता चलता है कि बहुत सारे ट्रेडर्स ब्रेकआउट लेवल्स में इंटरेस्ट रखते थे। एवरेज से अधिक वॉल्यूम्स ये कंफर्मेशन करने में मदद करता है कि यह रियल ब्रेकआउट है। यदि ब्रेकआउट्स पर केवल स्मॉलर वॉल्यूम्स ही है तो वह लेवल बहुत सारे ट्रेडर्स के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है, या ट्रेडर्स को उस विशेष लेवल के पास ट्रेड करने के लिए इंटरेस्ट नहीं है, या लेवल इंटरेस्टिंग नहीं है। इन लो वॉल्यूम के ब्रेकआउट्स के फेल होने की अधिक संभावना है। अपसाइड ब्रेकआउट्स के मामले में यदि ये फेल होता है तो प्राइस रेजिस्टेंस लेवल से नीचे गिर जाएगी। किसी सपोर्ट के डाउनसाइड ब्रेकआउट के मामले में, जिसे अक्सर ब्रेकडाउन कहा जाता है, यदि ब्रेकडाउन फेल होता है तो प्राइस सपोर्ट लेवल से ऊपर वापस आ जाएगी। कुछ मामलों में हाई वॉल्यूम्स में ब्रेकआउट के बाद भी ब्रेकआउट डायरेक्शन में फिर से चलने से पहले प्राइस अक्सर ब्रेकआउट लेवल पर रिट्रेस हो जाएगी या पुल बैक हो जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अक्सर इनिशियल ब्रेकआउट्स खरीदते हैं लेकिन फिर प्रॉफिट्स के लिए बहुत जल्दी एग्जिट करने का प्रयास करते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स द्वारा ये प्रॉफिट बुकिंग टेम्पररीली प्राइसेस को ब्रेकआउट लेवल पर वापस लाएगी। यदि ब्रेकआउट रियल है
तो प्राइस को ब्रेकआउट डायरेक्शन में वापस जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो यह एक फेल्ड ब्रेकआउट है और प्राइसेस रिवर्स हो जाएंगी। वॉल्यूम्स का एनालिसिस करना यह पहचानने का एक तरीका है कि ब्रेकआउट असली था या नकली। लेकिन जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया है, यह हर बार काम नहीं करता है और ऐसे मौके आते हैं जब यह आइडिया फेल हो जाएगा। तो आइए ब्रेकआउट्स और फेकआउट्स के बीच अंतर को ध्यान में रखने के लिए कुछ और कॉन्सेप्ट्स पर विचार करें। पहली बात यह है कि आपको यह देखने के लिए वेट करनी होगी कि कैंडलस्टिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन के नीचे या ऊपर क्लोज होता है या नहीं। इसका मतलब है कि ब्रेकआउट कैंडल की रियल बॉडी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज होनी चाहिए या ब्रेकडाउन कैंडल की रियल बॉडी सपोर्ट लेवल के नीचे क्लोज होनी चाहिए। बदले में इसका मतलब है कि ब्रेकआउट्स की कंफर्मेशन करने के लिए बस लेवल से परे एक विक या शैडो बनाना काफी नहीं है। फॉलो करने के लिए यह एक अच्छा रूल है, लेकिन अपने आप में यह रिलायबल नहीं है। दूसरा पॉइंट यह है कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल से परे कैंडल के क्लोज होने का इंतजार करना होगा और फिर आपको प्राइस के ब्रेकआउट लेवल पर वापस आने या पुलबैक होने का इंतजार करना होगा और फिर ब्रेकआउट की डायरेक्शन में प्राइस आगे बढ़ना होगा और ये कैंडलस्टिक ब्रेकआउट कैंडल से परे क्लोज होनी चाहिए। ये रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट या सपोर्ट टर्न रेजिस्टेंस मेथड है जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए वास्तव में एक रिलायबल तरीका है। लेकिन इसके लिए बहुत पेशेंस की आवश्यकता होती है क्योंकि पुलबैक के लिए बहुत अधिक वेट करना पड़ता है और कभी कभी प्राइसेस वापस भी नहीं आती हैं या लेवल पर पुलबैक नहीं होती हैं और संभावना है कि आप ट्रेड को मिस कर सकते हैं।